What is physiotherapy? इट्स अ वेरी बिग टर्म. फिजियोथेरेपी में ना हम एवरीथिंग वी टॉक अबाउट मूवमेंट्स पे अगर मैं बात कर रही हूँ तो वी कम टू फिजियो. पेन है फिजियो, कुछ भी इशू आ रहा है फिजियो, बिकॉज इट्स लाइक फर्स्ट रेमेडी. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट रेमेडी, हम घर में कुछ घरेलू उपचार वगैरह करते हैं बट उसके बाद हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं. बीच में एक गैप है, वो है फिजियो. वो हमें फिल करना है एंड फिजियोथेरेपी इज बेस्ट ट्रीटमेंट आई विल से. हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ टीवीटी पॉडकास्ट. आज हमारे साथ हैं वंशिका मुंजाल मैम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट. लेट्स वेलकम हर. हेलो मैम. हेलो नंदनी एंड थैंक यू टीवीटी टीम मुझे इस पॉडकास्ट में लाने के लिए. आज हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अबाउट लाइफस्टाइल, मूवमेंट्स, डाइट, बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली. मैम, व्हाट इज फिजियोथेरेपी? इट्स अ वेरी बिग टर्म. फिजियोथेरेपी में ना हम एवरीथिंग वी टॉक अबाउट मूवमेंट्स पे अगर मैं बात कर रही हूँ तो वी कम टू फिजियो. पेन है फिजियो, कुछ भी इशू आ रहा है फिजियो, बिकॉज इट्स लाइक फर्स्ट रेमेडी. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट रेमेडी, हम घर में कुछ घरेलू उपचार वगैरह करते हैं बट उसके बाद हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं. बीच में एक गैप है, वो है फिजियो. वो हमें फिल करना है एंड फिजियोथेरेपी इज बेस्ट ट्रीटमेंट आई विल से. मैम, आजकल ही ज़्यादा आई गेस फिजियोथेरेपी के बारे में हम जानना शुरू हो रहे हैं. लाइक पहले बेसिकली होता था अगर पेन है या कुछ भी है तो यू जस्ट रश टू द डॉक्टर एंड एवरीथिंग, बट आजकल लोग रिकमेंड कि फिजियोथेरेपिस्ट पे जाओ. मतलब वाई सो? आजकल इतना क्यों? इतना थैंक्स टू आवर लाइफस्टाइल. हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा घुस चुके हैं. पहले के लाइफस्टाइल में और अभी के लाइफस्टाइल में जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है. जैसे जैसे लाइफस्टाइल सेडेंटरी हुआ है ना, वैसे वैसे मूवमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, राइट. और पहले ऐसी कंडीशंस नहीं आया करती थी. फॉर एग्जाम्पल दी बैक पेन्स, दी नेक पेन, सर्वाइकल्स आता था बट रेयर आते थे. अब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो गया है बिकॉज 8-8 घंटे 10-10 घंटे लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं. तो पहले ये सब नहीं था. पहले फिजिकल एक्टिविटी वर्क ज़्यादा थे. लाइक बिजनेसमैन थे, शॉपकीपर्स थे, दे पीपल डू द फिजिकल एक्टिविटीज डेली. इतना वॉक होता था. अब सबने गाड़ी में जाना है, बाइक पे ट्रेवल करना है. सो दीज ऑल थिंग्स फिजियोथेरेपीज है. मतलब बेसिकली यू आर सेइंग कि कॉर्पोरेट कल्चर जितना ज़्यादा बढ़ रहा है. डेफिनेटली. बट मैम, पहले भी कॉर्पोरेट कल्चर था, मतलब नॉट एट दिस स्पेस बट था. बट फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी. पहले इतना कन्वीनियंट नहीं था. हर जगह रिक्शा, हर जगह गाड़ी, स्कूटी, ये सब नहीं होता था. पीपल यूज टू वॉक फॉर लॉन्ग लाइक 5 किलोमीटर्स एंड ऑल. दे कंटिन्यूसली वॉक. अभी भी अगर हम हमारे पेरेंट्स के जनरेशन पे जाएं तो अगर वो मुझे बोलेंगे कि बाहर शॉप से कुछ लाना है, मैं ब्लिंकिट करना प्रेफर करूंगी, बट माई पेरेंट विल गो एंड दे विल ब्रिंग फ्रॉम दी शॉप. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. वी विल से बेसिकली लाइफस्टाइल इश्यूज के चक्कर में हमें आदत हो गई है. And ma'am, there's one more concept called osteopathy. What is that? ऑस्टियोपैथी और फिजियोथेरेपी में ना एक डिफरेंस है. एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो फिजियोथेरेपी बेस है. इफ अ पर्सन इज फिजियो देन इट कैन बिकम अ ऑस्टियोपैथ ओनली. ऑस्टियोपैथी में ऐसे कि एक सब्जी है, उसको हम 10 तरीके से बना सकते हैं, राइट. तो इट इज द सेम थिंग. फिजियोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी में हम मूवमेंट्स पे काम करते हैं. इट्स लाइक उसको नी पेन है तो आई विल गो विद द नी पेन ट्रीटमेंट. बट ऑस्टियोपैथी में वी विल गो विद द होल बॉडी. हम उसमें पूरी बॉडी को समझते हैं, पूरी बॉडी को इंटरनली समझते हैं कि हमारी बॉडी को हम उसके नी जॉइंट को हम इंटरनली कैसे हील कर सकते हैं. बेसिकली इट इज मोर डिटेल्ड देन फिजियोथेरेपी, यू आर सेइंग. It's two different terms, I'll say, because osteopathy में we only talk about musculoskeletal bones and muscles, and some if I'll find someone have a stress की वजह से उसकी बॉडी में पेन है, इन फिजियोथेरेपी मैं उस स्ट्रेस को नहीं लेके चलूंगी, बट इन ऑस्टियोपैथी आई विल डेफिनेटली कंक्लूड दैट. तो हम इंटरनली देखते हैं कि बॉडी इंटरनली कैसे हील कर सकती है. हम वो फाइंड करते हैं, वो टर्म्स, उसकी बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें ऑस्टियोपैथी करना है या फिर फिजियोथेरेपी करना है. एंड मैम, देयर इज आल्सो वन टर्म जो बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है, दैट इज कायरोप्रैक्टिव. आपके बोलने से पहले ही मुझे पता था कि वो टर्म क्यों नहीं आया. एक्चुअली ये बहुत बड़ा मार्केट है, अपकमिंग ग्रोइंग बहुत बड़ा मार्केट है. येस, कायरो इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट. बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट भी है. आई एम ऑल्सो अ कायरोप्रैक्टर. मैंने भी कायरोप्रैक्टिक का किया है. बट आई विल से कि कायरो नॉट फॉर एवरीवन, एंड कायरो इज नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट. जो लोग कर भी रहे हैं, एवरीवन नोज कि वो अपने क्लिनिक पे कायरो के साथ साथ फिजियो भी कर रहे हैं. ओनली कायरो इज नॉट अ ट्रीटमेंट. मैम, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में जानना चाहूँ जो ऑडियंस समझ सकती है, कायरो में हम एडजस्टमेंट करते हैं. इट्स लाइक आई विल एक्सप्लेन यू. कोई मिस अलाइनमेंट है, आपकी स्पाइन में कुछ मिस अलाइनमेंट है, जस्ट क्लिक एंड प्रॉब्लम सॉल्व. बट वट अबाउट दी मसल्स? उन मसल्स के लिए अब आप देखो, मैंने आज उसको क्लिक कर दिया, मैंने उसको भेज दिया.
मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई इंस्टेंट कंडीशन होगी वो उसी से रिलीव हो जाता है, ठीक है। हम्म। बट अगर मैं लेके चलूं कि उसको कुछ क्रॉनिक कंडीशन है तो वो मसल्स जो हैं वो भी अडेप्ट कर चुके हैं, तो वो मसल्स अगेन एंड अगेन पुल करती रहेंगी, वहां पे फिजियो इज मैंडेटरी। बिना फिजियो के कायरो का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बेसिक डिफरेंस अगर मैं तीनों में जानना चाहूँ, एंड इफ़ अ पर्सन इज़ विलिंग टू गो टू अ डॉक्टर, तो वो किसको रिकमेंड करेगा अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम? ये फिजियोथेरेपिस्ट डिसाइड करेगा। ओके। आई विल से कि बेस हमेशा फिजियोथेरेपी है, ठीक है। तो द पर्सन ऑब्वियसली अगर वो कायरो है चाहे वो ऑस्टियोपैथ है, बट वो है तो फिजियो ही ना, तो वो असेसमेंट बनाएगा। पर्सन को उसके पास जाना है, पर्सन को नहीं बताना है कि मुझे कायरो करना है, ऑस्टियोपैथी करना है। द डॉक्टर विल इटसेल्फ डिसाइड कि मुझे इसके साथ क्या ट्रीटमेंट प्लान करना है। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ डॉक्टर, तो हम मतलब किस बेसिस पे हम सोच सकते हैं कि हम इस डॉक्टर के पास जाएं? लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इन द मार्केट, तो Yes. कुछ आइडियल सिचुएशंस या आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारे पास कि हम उस डॉक्टर को रिकमेंड करें अपनी प्रॉब्लम के लिए? बहुत सारे क्वैक्स भी हैं जी। तो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट यहाँ करूँगी कि अगर आप कभी भी कोई जाना चाह रहा है, लाइक कोई फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढ रहा है कि अगर कोई फिजियोथेरेपी के लिए जाना चाह रहा है, तो आई विल ऑलवेज से गो विद द क्वालिफिकेशन, कि आपने जरूर चेक करना है कि द पर्सन इज क्वालिफाइड और नॉट, और क्वालिफाइड है तो क्या उसकी क्वालिफिकेशंस हैं। आजकल बहुत ईजी है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, देयर इज सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, प्रेक्टो एंड ऑल, आप इस पे जाके देख सकते हो कि पर्सन का प्रोफाइल क्या है। एंड आई विल ऑलवेज से कि हमेशा उसकी क्वालिफिकेशन देख के ही जाना है, डोंट गो टू एनी क्वैक्स। क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? बीपीटी इज बैचलर इन फिजियोथेरेपी, दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। उसके बाद 6 मंथ की इंटर्नशिप फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, देन दे कम टू द प्रैक्टिस, एंड आफ्टर दैट they are physiotherapist. Okay, got it. Okay, ma'am, what is pain management and how when can we prevent those pain management things? पेन आई विल से, जब भी कभी बात होती है पेन की, पेन कोई बीमारी नहीं है। Yeah. सबसे बड़ा जो आजकल एक लोगों को एक माइंड में रहता है, मुझे दर्द है, मुझे दर्द है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है ना। तो पेन कोई बीमारी नहीं है, पेन इज अ सिम्टम। Yeah. यानी कि वो हमें बता रहा है कि आपकी बॉडी में कुछ गलत है। तो डोंट गो टू पेन किलर्स। सबसे पहला जो मैं इसको बोलना चाहती हूँ कि डोंट गो टू पेन किलर्स। उसका नाम ही अपने आप में बता रहा है कि इट इज अ पेन किलर। वो पेन को तो मार देगा, बट जो प्रॉब्लम है वो एज इट इज वहीं की वहीं है। तो ऐसे क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं जो आजकल लोग पेन किलर्स लेते हैं उससे? फिर पेन किलर इज अ इंस्टेंट रिलीफ। आपको हेडेक हुआ, आपको कहीं जाना है, यू विल जस्ट टेक पेन किलर। आप रात को सो नहीं पा रहे, यू विल टेक पेन किलर। नर्व रिलैक्सेंट्स, मसल रिलैक्सेंट्स, एवरीवन गो टू दीज थिंग्स, राइट। बट हमें ये समझना है कि रूट कॉज, ठीक है। आपके घर में कहीं पर आई सजेस्ट कि आपके घर में कहीं सीलन आ रही है, ठीक है, ऐसा तो नहीं आप वहां पे पेंट करके उसको पुट्टी लगा के छोड़ दोगे, राइट। आप उसका रूट कॉज ढूंढोगे। सेम विद योर बॉडी, गो टू दैट डॉक्टर जो उसका रूट कॉज फाइंड करे, डोंट गो टू पेन किलर्स। मैम, आजकल कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से लाइक बैक पेन और नेक इश्यूज बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं, तो हम उसमें से क्या चीज़ें कर सकते हैं कि वो फिक्स हो जाए? हमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिजियोलॉजिकली भी ऐड ऑन करूँगी, क्योंकि दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट दी लाइफस्टाइल। अगर लाइफस्टाइल है तो कहीं ना कहीं हमारा फिजियोलॉजिकली भी हमारी बॉडी जो है वो अडेप्ट नहीं कर पा रही है उन चीज़ों को। बिकॉज आज आप किसी का भी ब्लड टेस्ट कराओ, एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन सी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। तो ये तो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर ही रहे हैं ना। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि खाली मूवमेंट्स ही हर जगह पर आएंगी। आप 8 घंटे बैठ रहे हो, दैट मीन्स आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल सेलुलर लेवल पे अगर मैं बात करूं तो सेलुलर लेवल पे जो फंक्शनिंग है वो ठीक से नहीं हो पा रही है, तभी आपको ये पेन्स जो है वो सामने आ रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको काम करना है आपकी फिजियोलॉजिकल बॉडी पे, राइट। आपका डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप डाइट में क्या खा रहे हो, आजकल मोमोज, चाउमीन, ये सब का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, ठीक है। तो हमने उसको खा लिया, हमारी बॉडी में जाके वो कहीं नहीं मिल रहा, इंटेस्टाइन को उसने कूड़ा समझा और उसने जाके फेंक दिया। अब हमारी बॉडी को जो चाहिए था वो तो नहीं मिला, हमने तो सिर्फ पेट भरा। अब सेल्यूलर लेवल पे अगर मैं बात करूं तो मुझे तो विटामिन डी नहीं मिला, कैल्शियम नहीं मिला, मैग्नीशियम नहीं मिला, तो मेरी मसल्स ऑटोमेटिकली वीक होंगी, बोन्स तो ऑटोमेटिकली वीक होंगी। जो चीज 60 की एज में होनी चाहिए थी वो चीज 35 और 40 की एज में हो रही है। पहले ऑस्टियोपोरोसिस और ये सारी टर्म्स बहुत बहुत रेयर सुनने में मिलती थी 60s के बाद, 70s के बाद। अब 35 की एज में फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी टर्म है जिसमें आप ये समझ सकते हो कि एक हड्डी है जो झड़ना शुरू हो गई है, उसमें कैल्शियम कम हो गया, फास्फोरस कम हो गया, तो हड्डी झड़ना शुरू हो जाती है, जो एक बहुत एज के बाद हुआ करता था, बट अब बहुत जल्दी देखने को मिलने लगा है। वेरी बिग टर्म, राइट। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल का अगर मैं कहूँ तो ऑब्वियसली है वो एक बहुत बड़ा रीजन है। 8 घंटे आप कंटिन्यूसली एक ही मसल को स्ट्रेस कर रहे हो और उसकी स्ट्रेंथ के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। मैम, फॉर दीज थिंग्स हमें अपना मेडिकल बॉडी चेकअप पूरा करवाना चाहिए, तो लाइक
क्या एक वो है मिनिमम टाइम कि हमें टाइमली करवाते रहना चाहिए? अगर 30 से पहले बात करें तो एवरी ईयर, 30 के बाद एवरी 6 मंथ, 40 के बाद एवरी 3rd मंथ। आई वॉन्ट टू नो लाइक कि क्या क्या मिथ्स हैं और वर्सेस उसका क्या फैक्ट है कि कायरोप्रैक्टिक में और हमारा फिजियोथेरेपी में जो चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहला जो मिथ है अबाउट फिजियोथेरेपी वो ये है कि लोगों को लगता है कि फिजियोथेरेपी कराने जाओ तो उसकी आदत लग जाती है। Yeah. अगर आप ऐसे किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हो जिसने आपको ये नहीं बताया कि आपको कब तक आना है, तो आप गलत जगह जा रहे हो। आप डेफिनेटली एक क्वालिफाइड के पास नहीं जा रहे हो, बिकॉज अगर आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने असेसमेंट बनाया है तो एक एंड डेट जरूर बनाई होगी कि आपको अब तक आना है। तो वो आदत लगने वाली चीज नहीं है। इट इज लाइक कि आपको वो ट्रीटमेंट कराना है। इट्स अ ट्रीटमेंट, इट्स नॉट समथिंग कि मसाज है कराने चले गए जब मन किया चले गए, जो पुराने लोगों का एक होता था माइंडसेट। बट अब ऐसा नहीं है, अब इट्स अ ट्रीटमेंट। आप एक ट्रीटमेंट कराने जा रहे हो, एक दवाई भी आप खाते हो तो एक टेंटेटिव टाइम तक खाते हो, 2 मंथ्स 3 मंथ्स। इट इज सेम लाइक कि आपको 10 डेज जाना है, 15 डेज जाना है, तो वो आपका थेरेपिस्ट आपको फर्स्ट डे ही बता देगा कि आपको हाँ इतने दिन का आपका ट्रीटमेंट प्लान है। सबसे पहला मिथ तो यही है, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा कायरो पे आती हूँ। तो लोगों के माइंड में एक मिसकंसेप्शन है इस चीज को लेके। उन्हें ये लगता है कि अगर उसकी आवाज आएगी चटपट तभी मेरा ट्रीटमेंट फाइनल है, मेरे को आराम आएगा, वरना नहीं आएगा। इस चीज पे मैं एक हाईलाइट करूंगी कि आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, वो लोग अपने नकल्स को क्लिक करते हैं, राइट। अपनी नेक को भी वो लोग ऐसे ही चटका लेते हैं। दैट इज नॉट कायरो, राइट। कायरो इज अ असेसमेंट बेस्ड ट्रीटमेंट। कायरो का मतलब ये नहीं है कि आवाज आना। कायरो का मतलब यह है कि आपके थेरेपिस्ट ने उसको अच्छे से असेस किया कि उसकी अलाइनमेंट, उसकी स्पाइन की ये अलाइनमेंट जो है वो थोड़ी सी ट्विस्ट हो गई है। उसने फाइंड किया कि मुझे इसको ऐसे करेक्ट करना है। दैट इज द कायरो, राइट। आपने देखा होगा जिम में भी बहुत लोग करते हैं, कट कट कट, आजा मैं तेरे को ठीक कर देता हूँ। ऐसा भी रिसेंटली एक एग्जाम्पल भी आया था, मैं किसी भी चीज को हाईलाइट नहीं करूंगी, बट हाँ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिम में। चटपट करने के बाद द पर्सन केम टू मी लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसी भी चीजें आ जाती हैं। तो हमें ये समझना है कि वो कायरोप्रैक्टर है या फिर ही इज अ क्वैक ऑफ चटपट। ऑल्सो मैम लाइक मैंने एक इंसिडेंट सुना था कि किसी का एक्सीडेंट हो गया एंड उसके रिलेटिव्स एंड ऑल दे सेड कि मत जाओ, कि मतलब ये चल ही नहीं पाएगा कभी। तो अच्छा, ओके। इज दैट अ थिंग कि ऐसा होता है कि चल ही नहीं पाएगा कभी? ऐसा क्यों होगा? हमारी बॉडी इज वेरी स्मार्ट, ह्यूमन बॉडी इज वेरी स्मार्ट। कुछ भी इंजरी हुई है, फर्स्ट थिंग हमारी बॉडी खुद को खुद से हील करती है, राइट। हम मैं अगर बात करूं, फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर होने के बाद कास्ट लगाते हैं, उसमें कोई मेडिसिन नहीं होती है, बॉडी खुद हीलिंग करती है, बस वो एक उसको पोजीशन देते हैं, तो आपकी बॉडी खुद हीलिंग कर रही है। अब किसी भी कोई कंडीशन हुई है, लाइक फ्रैक्चर हुआ है एनीथिंग, तो उसके बाद आपकी जो मसल्स होती है ना वहाँ स्टिफ हो जाती हैं। उसके लिए हम फिजियोथेरेपी करते हैं, मसल्स को दोबारा से रियलाइन करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। आई से इसको हम रिहैब कहते हैं, रिहैबिलिटेशन, मतलब हैबिलिटेशन से हम उसको रिहैब करा रहे हैं, राइट। एक आपकी हैबिट है कंटिन्यूसली मुझे ये मूवमेंट करनी है, तो अब मुझे उसको रिहैब कराना पड़ रहा है बिकॉज वो पर्सन ये नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो आई ट्रेन देम, मैं उसे ट्रेन करूंगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कभी नहीं चल पाएगा। दीज आर जस्ट मिथ्स। एंड आजकल लाइक जॉइंट पेन और स्टिफनेस का बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, लाइक एल्डरली वुमेंस में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम क्या उसको ठीक करने के लिए कर सकते हैं, और आजकल ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है ज़्यादातर? वुमेन्स का सबसे बेसिक जो रीजन है वो है यूट्रस, पीसीओडी। पहले बिल्कुल नहीं सुनने में आता था, अब पीसीओडी बहुत ज्यादा सुनने में आता है। पीसीओडी है, थायराइड है, दीज फंक्शंस कमिंग फ्रॉम दी स्ट्रेस। आई विल से स्ट्रेस और डाइट तो है ही। स्ट्रेस इसलिए है बिकॉज पहले जो होता था लाइक पीपल, जो फीमेल्स होती थी वो घर में रहती थी, खाना बनाना एंड लाइक एक सेटल्ड लाइफ थी। अब फीमेल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है एंड फीमेल बॉडी इज नॉट मेंट फॉर दीज थिंग्स। आपको भागना है, मीटिंग्स करनी है, घर में घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पे स्ट्रेस 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 कंटिन्यूसली स्ट्रेस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यूट्रस जो है, जिसकी फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। फीमेल बॉडी इज मेंट टू बी रिलैक्स्ड। तो मैम जैसे आप ये कह रहे हो कि ये बहुत, मतलब आई थिंक सो कि ये मिथ है, क्योंकि वुमेन को बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं। वो अपना हाउस होल्ड कोर्स भी संभाल रही है, ऑफिस भी कर रही है, बच्चे भी संभाल रही है, बट फिर उस पॉइंट पे वो कैसे स्ट्रेस नहीं ले रही? ऐसे पहले भी होता था, पहले भी ये सब चीज़ें चल रही थी, बट उस टाइम पे इतना ज़्यादा प्रेवेलेंट नहीं थी ये सारी चीज़ें, पीसीओडी, पीसीओएस। स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल की फीमेल अपने बच्चे के साथ एंजॉय नहीं करती है, वो खेलती नहीं है उसके साथ। दैट इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे रेदर टू यूज द फोन, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, राइट। फीमेल बॉडी में आप अगर समझो, इट्स अ वेरी, मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में बहुत डिफरेंस होता है। फीमेल बॉडी में एवरीथिंग बिलोंग्स टू द हार्मोन्स। वो हार्मोन्स बैलेंस्ड रहेंगे, एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड। कैल्शियम डिपोजिशन बैलेंस रहेगा। आप कितना भी कैल्शियम टैबलेट खा लो, जब तक आपकी बॉडी में स्ट्रेस मैनेज नहीं है, वो कैल्शियम आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो ही नहीं सकता। इन चीजों को हम साइड नहीं कर सकते, राइट। तो आई विल से कि स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली फीमेल्स बहुत आगे जा रही हैं और जाना भी चाहिए, राइट। बट कहीं ना कहीं ये चीजें जो है हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए।
ऑल्सो मैम लाइक अभी आप अगर किड्स वगैरह हैं तो चलो स्ट्रेस मैनेजमेंट हो रहा है, बट एट अ यंगर एज ऑल्सो लाइक अभी यूथ में PCOD PCOS बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसका क्या रीजंस हैं? Diet, life, and I'll say the sexual intercourse before marriages. These are the terms जो पहले नहीं हुआ करती थी. या मैम PCOD और PCOS मतलब अगर नॉर्मल टर्म्स में समझे तो क्या होगा? पहले PCOD बोलते थे, अब PCOS बोलते हैं. तो इट इज़ वन ऑफ द Because वो सेम disorder नहीं है, it is a syndrome. Okay. Right? It's a lifestyle. We will say कि lifestyle change होने की वजह से ये issue आया. It is not कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो कभी खत्म नहीं हो सकती. Lifestyle change होगा, बीमारी जो भी इशू आ रहा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा. ठीक है. अब इस पर हम थोड़ी सी मूवमेंट्स पे भी आते हैं कि मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है लाइफ में, लाइक योगा नहीं है, एक्सरसाइजेज नहीं है इतना. तो ये भी एक बहुत बड़ा इसमें अफेक्ट है कि जिस वजह से फीमेल्स को PCOD फेस करना पड़ रहा है. लाइक हम क्या ऐसी रेमेडीज या कुछ ले सकते हैं जो हम इस चीज़ को क्योर कर सकते हैं खुद ही? बेस्ट इज योगा. ओके. योगा एंड होम फूड. हम अपने ट्रेडिशनल पे आ जाते हैं. आप घर में रोटी खा रहे हो, पराठा खा रहे हो, ये कभी भी आपको हार्म नहीं कर सकता. ठीक है मैम लाइक अभी अगर कोई जा रही है, वर्किंग वुमेन है, तो अब वो बाहर जा रही है तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम जो क्रेविंग होगी उसे, तो उस टाइम पे दे ऑप्ट फॉर द बाहर का फूड. तो हम क्या ऐसी चीज़ें बना के लेके जा सकते हैं, कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं ऐसी कि वो घर का ही खाना खाए उस पॉइंट पे? इस पे मैं एक क्वेश्चन आपको पुट करती हूँ. Yeah. यू आर अ इंडियन, राइट? Yeah. क्या आपको कभी फ्रेंच खाने की क्रेविंग हुई है? नहीं. क्योंकि आपने वो कभी खाया ही नहीं. राइट? जो चीजें हमारे माइंड को पता ही नहीं है ना, हमें उसकी क्रेविंग ही नहीं होगी. तो हमें ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है. इट टेक्स 3 months. अगर मेरे को आज मोमोज खाना बहुत पसंद है और मैं उसे 3 महीने तक ना खाऊं तो मुझे उसकी क्रेविंग होना बंद हो जाएगी. तो हमें खुद को होम फूड पे स्विच करना है सो दैट हमारी बॉडी हैप्पी रहे. ट्रेडिशनल फूड पे, हम डोनट्स पे जा रहे हैं, गो विद मिल्क केक्स ना. मिल्क केक्स ले लो, रसगुल्ला खा लो. हम हमारे इंडियन फूड्स को क्यों नहीं प्रेफर कर रहे हैं? वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करेंगे. तो फीमेल, अगर फीमेल या मेल जो भी हैं, अगर वो ऑफिस जा रहे हैं, दे कैन कैरी लंच बॉक्सेस. आप फ्रूट्स ले सकते हो, बाहर भी ऑप्शन मिल जाता है. फ्रूट्स तो इजीली अवेलेबल है. स्प्राउट्स मिल जाते हैं. कुछ नहीं मिल रहा आपको, यू कैन गो विद सम चीला एंड सम these things like चना, भुना चना पहले लोग रखा करते थे, the dry fruits, right? There are many options we can keep other than these things. लाइक कि हम जंक को छोड़ के हम जंक को हेल्थियर छोड़ के. ऑप्शंस पे Right. शिफ्ट होंगे तो Right. वी कैन क्योर दिस थिंग. Right. मैम देयर आर लॉट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन जिनको इंजरीज हो जाती हैं, तो इंजरीज को भी हम फिजियोथेरेपी के थ्रू ठीक कर सकते हैं? Yes. इंजरी, अगर हम इंजरी की बात कर रहे हैं और स्पेशली स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स में हाई वेलोसिटी इंजरीज या ट्विस्टिंग इंजरीज होती हैं. तो इसमें कुछ ग्रेडिंग्स होती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी का लिगामेंट टियर हुआ है, ग्रेड 1 ग्रेड 2, हम ग्रेड 4 तक कंसिडर करते हैं. Okay. तो ग्रेड 3 अगर हो गया है तो वी विल से कि अब आपको डॉक्टर को सर्जिकल के लिए प्रेफर करना है. बट ग्रेड 3 से अगर कम है, वी कॉल इट स्प्रेन. ओके. ये स्प्रेन है. ठीक है. तो स्प्रेन को हम डेफिनेटली फिजियोथेरेपी से रिकवर कर सकते हैं. हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम ऑब्वियसली इसको ट्रीट कर सकते हैं. जैसे कोई इनिशियल इंजरीज होती हैं तो हम उसमें लेजर थेरेपी बहुत यूज करते हैं. लेजर थेरेपी का बहुत अच्छा रोल है. अल्ट्रासोनिक वेव्स हम लोग यूज करते हैं, माइक्रो करंट्स यूज करते हैं. तो इसके थ्रू हीलिंग बहुत बहुत फास्ट होती है. आपके पास कोई एग्जांपल हो, आपके पास कोई स्पोर्ट्स पर्सन आया हो जिसको बहुत सारे हैं. रियल लाइफ एग्जांपल में जैसे रिसेंट में एक लड़का, ही इज अ कबड्डी प्लेयर. तो उसको लिगामेंट इंजरी हुई, तो वो ग्रेड 3 से अबव था. ही वेंट टू द सर्जरी, उसकी सर्जरी हो गई और उसके बाद उसका रिहैब हमने किया एंड ही इज टोटली फाइन. कुछ टाइम बाद उसके दूसरे नी में इंजरी हुई एंड ही केम टू मी. मैंने उसका फिजिकली टेस्ट किया, कोई MRI नहीं किया, कुछ नहीं किया. फिजिकली टेस्ट करके आई फाइंड कि वो ग्रेड 2 का टियर है ऑलमोस्ट. तो हमने उसको ट्रीटमेंट दिया. ऑलमोस्ट इट टेक्स 3 weeks और वो दोबारा अपना गेम पे वापस गया, रिटर्न बैक, और ही इज टोटली फाइन. बट उसका एक बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन था कि मैम आपको कैसे पता चला विदाउट MRI. तो मैं ये ऑडियंस को भी एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी में हमें बहुत सारे असेसमेंट सिखाए जाते हैं, टेक्निक सिखाई जाती हैं जिसमें हमें MRI एक्सरे की ज़रूरत नहीं होती है. हम उन फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू ही हम जज कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या इशू है और कितने लेवल तक है. राइट. तो इसके थ्रू हमें पता चल जाता है. पहले के टाइम में भी, इफ आई गो इन एंशिएंट टाइम, कोई एक्सरे MRI नहीं हुआ करते थे. राइट. बट अभी हैं, फॉर ईज फॉर अ डॉक्टर इतना टाइम नहीं होता फटाफट MRI देखा एंड गो विद दैट. बट वी हैव मल्टीपल टेस्ट. हम ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लेते हैं एक पेशेंट के साथ उसके टेस्ट करने के लिए, जस्ट कि उसे कितना टाइम, मतलब उसको कितना इशू है वहाँ पे, वो देखने के लिए.
और आजकल लाइक मतलब कभी कभी कुछ फैमिलीज़ बहुत कंजर्वेटिव होती हैं, अगर उनके लिगामेंट्स या कुछ टीयर हो गई तो दे डोंट गो टू द डॉक्टर और वो खुद ही रिकवरी में लगे रहते हैं, लाइक किसी आसपास के जगह पे चले गए कि सही करवा लेंगे या कुछ हो गया। मतलब लेमन टर्म में अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो कोई पहलवान के पास चला गया, कुछ हो गया, वो गलत है, तो नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो हमें उस केस में क्या करना चाहिए? हाँ, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, राइट। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो गलत भी हुए हैं। मेरे पास एक रीसेंट एग्जांपल है, एक फीमेल मेरे पास आती थी, उनको शोल्डर का लिगामेंट टीयर था, दैट वाज बहुत छोटा सा टीयर था, उनको सिर्फ रेंज में दिक्कत आ रही थी। मैंने उन्हें टेस्ट किया, मैंने उन्हें खुद बोला था आपको 2 वीक्स लगेंगे। उनका बेटा उन्हें कहीं ले गया यूपी साइड में, उसने उनका शोल्डर मैनिपुलेट किया, आइल से उसने, वो पहलवान था, उसने उसको कायरो किया और उसके शोल्डर में 3 लिगामेंट्स टोटली ब्रेक हो गए थे और कंधा बिल्कुल लटक गया था। फिर वो मेरे पास सर्जरी के बाद आए, तब हमें उसको 2.5 महीने लगे पूरा ठीक करने में। तो ये क्वैक्स हैं, आपको हमेशा साइंटिफिक एविडेंस पे ही जाना चाहिए कि जिसके साइंटिफिक एविडेंस प्रेजेंट हो। तो मैम आजकल लाइक ये भी होता है कि अभी लिगामेंट टीयर हुआ, डॉक्टर के पास गए, रेगुलर चेकअप पे 1 2 3 बार कुछ गए, बट उसके बाद उन्हें ऐसा फील हुआ कि अब तो ठीक हो गया है, तो फिर वो छोड़ देते हैं जाना। क्या मतलब ये ठीक है या फिर क्या वो करना गलत चाहिए? है, वो गलत है। अगर वो टूटा हुआ लिगामेंट आपके नी में रहेगा, एक्चुअली हमारे नी में एक लिगामेंट तो नहीं है, बहुत सारे लिगामेंट्स हैं, तो बहुत सारे लिगामेंट्स हैं, एक लिगामेंट टूटने की वजह से क्या होता है, उसे एज सच इतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसे रनिंग नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है, तो वो अपनी लाइफ आराम से जीता रहता है। बट एक टाइम के बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद वो ऑस्टियोआर्थराइटिस बन जाएगा। वो धीरे धीरे उसके घुटनों में आवाज आने लगेगी, कट कट आवाजें आने लगेगी, उसको डिस्कम्फर्ट फील होने लगेगा। तो वो क्या हुआ, वो उस लिगामेंट की वजह से हुआ जिसे उसने इग्नोर किया था। ओके, Right? तो मतलब हमें लॉन्ग टर्म पे जाके उसके रेपरकशन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यही तो फिजियोथेरेपी है, इसीलिए तो फिजियोथेरेपी है। आजकल लोग इतना अवेयर हैं, पहले अगर मैं देखूं हमारे पास जो एजेड पेशेंट्स आते हैं वो इतना कंसर्न नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत पेन है, दे कॉल लाइक थोड़ा बहुत पेन है। बट कोई जो भी मेरे पास 20s की एज में आता है ना, मैम मैं ना कल सो नहीं पाया, मेरे को मेरी दादी की तरह सर्वाइकल तो नहीं हो जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो दैट मीन्स अभी हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा कंसर्न है, एंड दैट्स वेरी गुड। इट्स अ कमिंग हेल्दी इंडिया, वी विल से। ऑल्सो मैम आजकल स्लीपिंग पोस्चर्स जो हैं वो भी बहुत अजीब है लोगों के, जिस वजह से उनको बैक इश्यूज होने लग जाते हैं, नेक इश्यूज हो रहे हैं। तो क्या एक करेक्ट पोस्चर है सोने का? आई वांट टू नो। सोने का कोई करेक्ट पोस्चर नहीं होता है, जिस पोस्चर में नींद आ जाए वो पोस्चर सबसे अच्छा होता है, राइट। इसमें सिर्फ पॉइंट गलती कहाँ होती है कि हमारा जो लाइफस्टाइल में चेंजेस है ना, जैसे हम टाइम से नहीं सोते, है ना, हम 2 बजे सो रहे हैं, हम 4 बजे सो रहे हैं, वो गलत है, राइट। आपकी कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैं 2 तकिया लगा के मेरे को नींद आती है, दैट्स फाइन। अगर आपकी बॉडी आपको कह रही है मुझे 2 तकिया लगा के नींद आएगी, दैट्स फाइन। जब उसको दिक्कत होने लगेगी ना, उसकी बॉडी उसे खुद बता देगी कि अब तुझे 1 तकिया करना है। बट एलिवेशन से फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? प्रॉब्लम होती है, बट एवरी बॉडी इज डिफरेंट, एवरी पर्सन्स बॉडी इज डिफरेंट। कई लोगों को 1 तकिए में भी दिक्कत होती है, कई लोगों को 4 में भी नहीं होती है, पूरी लाइफ निकल जाती है, नहीं होती है। क्या पता उसका लाइफस्टाइल ऐसा हो, उतना हेल्दी लाइफस्टाइल हो उसका, कि उसकी मसल्स जो हैं वो किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ही ना करती हूँ, है ना। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आई विल नॉट गो विद अ स्लीपिंग पोस्चर। ये जो इतने सारे सर्वाइकल पिलोज होते हैं, ये सब चीजें लोग यूज करते हैं, यू डोंट नीड टू यूज सच थिंग्स। ये एक तरीके से मैं पर्सनली अपने क्लिनिक में आई नेवर रिकमेंड एनी सर्वाइकल पिलो, एनी बैक वो लगाओ, सीट का जो भी होते हैं बैक सपोर्टर्स एंड ऑल, मैं कभी नहीं रिकमेंड करती हूँ। वो सीरियसली में आप उसकी हैबिट हो जाएगी। अब आपको घर में आदत है सर्वाइकल पिलो पे सोने की, आप कहीं घूमने के लिए गए हो, क्या आप उसे कैरी करके लेके जाओगे? होटल में जाओगे, सोओगे, फिर आप मेरे पास आओगे, मैम मेरे तो बहुत दर्द हो गया। इससे बेटर आप अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करो, आपकी बॉडी में ये समझो कि कहाँ पे इश्यू आ रहा है, उस चीज को रिकवर कराओ। बट देयर आर लॉट ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट जो रिकमेंड करते हैं ये नहीं करना चाहिए। ओके, आवर बॉडी इज वेरी स्मार्ट। भगवान ने कोई हमें पिलो नहीं बना के दिए थे, उन्होंने तो नेक का पोस्चर, बॉडी का पोस्चर ऐसा बना के दिया आप स्ट्रेट फ्लोर पे सो जाओ, राइट। एवरीथिंग इज डिजाइंड इन सच मैनर। ये तो हमने हमारे कंफर्ट के हिसाब से चेंजेस करे हैं। तकिया चाहिए, पिलो चाहिए, और लाइक गद्दे चाहिए हमें वो जिसमें हम पूरे घुस जाते हैं अंदर। तो मैम मोस्टली जिसकी डेस्क जॉब होती है उनको लाइक 8 से 12 घंटे बैठना ही बैठना होता है, तो उसकी वजह से उनको स्पाइन में बहुत ज़्यादा इंजरीज आने लगी हैं, तो वो क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि वो उसको प्रिवेंट कर लें? स्पाइन 8 से 10 घंटे बैठना इज लाइक ऐसा नहीं है कि 8 से 10 घंटे आप बैठ रहे हो तो इस वजह से आपकी स्पाइन बिल्कुल दब जाएगी और ऐसा कुछ हो जाएगा। हमारी स्पाइन में ना लिगामेंट्स होते हैं, एनुलर लिगामेंट बेसिकली हम बोलते हैं उसको, लैक्स में होते हैं, मतलब लाखों की तादाद में वो हमारी स्पाइन में पर्टिकुलर लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है उसके पास बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जब एक डेथ होती है ना तो वो थाउजेंड्स बचते हैं, ओके, राइट। तो
तो आई विल से वो जो एन्युलर लिगामेंट होता है ना, वो हर 20 मिनट पे एक ब्रेक होता है। हर 20 मिनट में? ठीक है, तो Okay. आपको कोशिश करनी है कि 20 मिनट के बाद जस्ट स्टैंड एंड वॉक। वो लिगामेंट कहता है खड़े रहो, उसको बैठना पसंद नहीं है। तो हर वक्त लाइक किसी के दिमाग में स्ट्राइक तो नहीं हो पाएगा कि हर 20 मिनट में उसको खड़ा होना है, वॉक करना है? 20 मिनट, आधा घंटा, जस्ट खड़ा होके बैठ जाना है चेयर पे। Okay. एक बार आप खड़े हो गए, बैठ गए, बॉडी इज वेरी स्मार्ट। कितने सारे आपके फंक्शन जो है एक्टिवेट होते हैं, जैसे ही आप खड़े हुए आपकी बॉडी के कितने सारे फंक्शन एक्टिवेट हुए। इट्स लाइक आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, सेल्फ दिया, पूरा इंजन स्टार्ट होता है। जरूरी नहीं आपने गाड़ी को चला के आप लेके गए हो, है ना, वो स्टार्ट हो गई ना, दैट्स इट, फंक्शनिंग है। ऑल्सो लाइक आजकल स्पाइन इंजरीज बहुत हो जाती है लोगों को, तो एनुलर लिगामेंट वो लिगामेंट होता है जो डिस्क को प्रिवेंट करता है। ओके राइट, डिस्क प्रोलैप्स बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो डिस्क प्रोलैप्स कब होंगी? जब वो एन्युलर लिगामेंट वीक होगा। अब वो बेचारा आगे से टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, एक लेवल तो आएगा ना। अब आपका लिगामेंट कंटिन्यूसली आपकी 8-10 घंटे की सिटिंग है, अब वो ऑलमोस्ट मैं मान लेती हूँ आगे की उसकी काफी लेयर्स ब्रेक हो चुकी हैं। अब आपको एकदम से आपकी वाइफ ने बोल दिया कि जरा एक बाल्टी उठा के ले आना, आप गए, आपने वो बाल्टी उठाई, लिगामेंट में तो कुछ था ही नहीं, डिस्क प्रोलैप्स, और आप वहीं अटक गए। तो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या करें अभी? एक्सरसाइज, ओके। एक्सरसाइज, मूवमेंट इज द बेस्ट हीलिंग। मूवमेंट के सिवा और कुछ नहीं है। तो हम एक्सरसाइज लाइक हमें मॉर्निंग में करनी चाहिए या इवनिंग में? लाइक एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं होता है, एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज, आप कभी भी कर सकते हो। ये मिथ है कि एक्सरसाइज सिर्फ मॉर्निंग में करनी चाहिए। ऑब्वियसली इसके जो इफेक्ट्स हैं वो थोड़े बहुत डिफर जरूर कर सकते हैं कि मॉर्निंग में थोड़ा ज्यादा फायदा कर देगी इवनिंग के कंपैरिजन में, बट ऐसा नहीं है कि आप अगर इवनिंग में करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। तो हमें मिनिमम कितना मिनट करनी चाहिए? 1 घंटा इज इनफ। 1 आवर अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो दैट्स इनफ, जिसमें से आप 20 मिनट्स की वॉक कर लो एंड ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की जस्ट स्ट्रेचिंग एंड डू सम एक्सरसाइजेस। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थोड़ी बहुत करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होती है। मतलब फॉर वुमेन एंड मेन ऑल्सो? वुमेन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन के लिए भी। लाइक आजकल लोग वुमेन को मना करते हैं कि आप जिम मत जाओ, बॉडी बन जाएगी। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, ईगो लिफ्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। आप ईगो लिफ्टिंग बताओगे? हाँ, क्या होता है? जैसे ईगो लिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि जिम में साथ वाला 100 किलो उठा रहा है, मैं भी 100 किलो उठाऊंगा। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। आपको आपकी बॉडी को समझना है। आप इसमें डिफरेंस होता है, पावर होती है और एंड्योरेंस होता है, राइट। तो पावर और एंड्योरेंस में ना बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि पावर इज लाइक वो एक बार 100 किलो उठा सकता है, एंड्योरेंस वो 10 किलो को 100 मीटर तक चल के जा सकता है लेके। ठीक है, तो हमें एंड्योरेंस चाहिए। तो हमें अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कंसिडरेट होके ही चीज़ें करनी चाहिए। कंसिडरेट, बिल्कुल बिल्कुल। और कभी भी ना खुद से नहीं डिसाइड करनी चाहिए चीज़ें। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो हमेशा किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेके कि हमारे लिए ये ठीक है नहीं है। लोग यूट्यूब पे जाके सर्च करने लगते हैं कि मैं सर्वाइकल की एक्सरसाइज कर लूँ, बैक की कर लूँ। ऐसे कितने पेशेंट्स आते हैं जो एक्सरसाइज करके आते हैं और वो पेन बढ़ा के लाते हैं। तो यूट्यूब पे देख के जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो यूट्यूब है ना, स्क्रीन है। स्क्रीन पे देख के आप कैसे समझ सकते हो कि उसकी बॉडी का जो उसकी बॉडी कैसी है, उसकी बॉडी का सिस्टम कैसा है। जो इंसान आपको बता रहा है ना कि ऐसी 10 एक्सरसाइज करो, वो डेली एक्सरसाइज करता होगा। उसने आपको सामने आके बता दिया ये 10 एक्सरसाइज करो, आप सोते सोते आपको ध्यान आया, अरे इसने ऐसे करा था मैं भी करता हूँ, आप अगले दिन पेन लेके आओगे। बट आजकल सबके लिए बहुत एक्सेसिबल है यूट्यूब। वो यूट्यूब के थ्रू जाके एक्सरसाइज करते हैं एंड तो उसके जगह ऑल्टरनेट ऑप्शन हम क्या ले सकते हैं फॉर एक्सरसाइज? कभी भी सोते सोते एकदम मन कर गया ना कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे एक्टिव लाइफस्टाइल करना है, स्टार्ट विद वॉक। हमेशा वॉक से शुरू करना चाहिए। आपको अपनी बॉडी को अडेप्ट कराना चाहिए। ऑलमोस्ट 1 मंथ जस्ट गो फॉर वॉक, जिम मत जाओ। वॉक करो। वॉक करने के बाद आपकी बॉडी जो है ना वो अडेप्ट हो चुकी है। अब आपके सेलुलर लेवल पर चेंजेस होने स्टार्ट हो गए हैं। अब आप एक्सरसाइज करोगे तो वो आपको इंजरी नहीं देंगे। ठीक है, आपको समझना है। जिम में मोस्टली क्या होता है कि आप गए, पहले दिन ही जिम ट्रेनर कहता है चल मैं तेरे को 50 किलो उठवा देता हूँ। आपको उसे मना करना है। आपको उसकी बातों में नहीं आना है कि मैं 50 किलो उठा के मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, आपको समझना है नहीं मेरी बॉडी है, मेरे को पता है कि मैंने आज तक कुछ नहीं किया, तो मुझे 1 महीना 2 महीने अपनी बॉडी को देना है समझने के लिए, फिर मैं उसके ऊपर काम करूंगा। अब मेरे से उठवा ले 50 किलो तो 100 किलो भी उठवा ले। हमें बॉडी को ट्रेंड करना। बहुत ऐसे ट्रेनर्स होते हैं, लाइक लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं देख के करने। बिल्कुल हो जाते हैं। तो वो क्या ऐसी अपने दिमाग में चीजें रखे जो नहीं हो सके? खुद से नो बोलना सीखना है हमें। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, आप खुद भी इस चीज को समझते हो कि इंडिया में जिम में जो ट्रेनर्स हैं नॉट ऑल आर क्वालिफाइड। मैं सबके लिए नहीं बोलूंगी, बट बहुत से ऐसे जिम ट्रेनर्स हैं जो क्वालिफाइड नहीं है। वो खुद बॉडी बना के दे बिकम कि अब मैं ट्रेनर बन गया हूँ, बट दैट डजंट मीन कि अब आपको हर किसी की बॉडी के बारे में पता है। आपको सिर्फ अपनी बॉडी के बारे में पता है, राइट। जो ट्रेनर है उसे सिर्फ अपनी बॉडी का पता है कि मैंने प्रोटीन खाया था तो मैं ऐसा हो गया था, बट एवरी पर्सन इज डिफरेंट।
एवरी ह्यूमन बॉडी इज डिफरेंट, इसीलिए डॉक्टर्स हैं, उन्हें एनाटमी फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है ताकि वो हर किसी की बॉडी को समझ सके कि किसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें क्या चीज़ें उन्हें बतानी है। तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट कि ट्रेनर ये वेल वो परफॉर्म्ड है? हाँ, सर्टिफिकेशंस होते हैं, जिम ट्रेनर्स के भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं, बट बहुत सारे नहीं भी होते हैं। बट स्टिल मैं फिर भी यही बोलूंगी कि अगर आप किसी भी जिम में जा रहे हो, चाहे क्वालिफाइड नहीं भी है, आपको तो आपकी बॉडी पता है ना कि आप यू आर 25 और आपने आज तक कभी एक्सरसाइज नहीं करी, आपने 10 साल की उम्र में लास्ट गेम खेला था, अब आपने 15 साल से कुछ नहीं किया, तो आपको खुद से समझना है कि मुझे अपनी बॉडी को टाइम देना है। एटलीस्ट मैंने 15 साल कुछ नहीं किया ना, तो मुझे 15 दिन तो देने हैं एटलीस्ट, कि मैं धीरे धीरे अडेप्ट करूं, अपनी बॉडी के सेल्यूलर लेवल पे चेंजेस लाऊं, अब मैं उसमें जैसे जैसे वो कहता है फिर मैं उस चीज को परफॉर्म करूं। मैम, आप यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे ऑन लाइफस्टाइल एंड डाइटिंग इन? आई विल से कि सबको एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, हमें हमारे जो एंशियंट चीज़ें हैं उनको अडेप्ट करना चाहिए कि हमें डेली एक्सरसाइज एटलीस्ट 1 आवर तो हमें एक्सरसाइज को देना ही है, और ट्राई करना है कि जितना हम घर का खाना खा सकें वो ट्राई करना है। ज़रूरी नहीं है आपको डाइट के खाने बनाने हैं, एवोकाडो सैंडविच खाएंगे हम, नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आप घर का खाना खाओ। आप अगर पराठा और दही भी खा रहे हो और आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है, तो आपको ना तो कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही कभी आपको फैट होगा, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। ओके। तो यूथ के लिए तो ये सबसे बेस्ट है, डू एक्सरसाइज एटलीस्ट 1 आवर इन अ डे। एंड ऑल्सो लाइक एल्डरली पीपल के लिए हम क्या एडवाइस आप दे सकते हो कि वो अपना एल्डरली पीपल में ना एक बहुत मिथ है कि मैं कैसे जिम जा सकता हूँ, बट मैं सबको बोलूंगी कि 40-50 के बाद अगर आप सोच रहे हो ना, जिम इज द बेस्ट एक्सरसाइज। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आप डायबिटीज से बच सकते हो, आप बीपी से बच सकते हो, आप थायराइड से बच सकते हो। ये चीजें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आपकी मसल्स जो हैं वो जो भी बीमारियां हैं ना वो अपने ऊपर ले लेती हैं, मैं सीधी भाषा में ये समझाऊंगी, ठीक है। आपकी जो शुगर आपके ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, ट्राई करो कि वो मसल्स में चली जाए, आपको वो अफेक्ट ही नहीं करेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में हमारा जो इंडिया है, इट्स अ डायबिटिक कंट्री हम कहेंगे, इतने ज्यादा डायबिटीज के केसेस है। इफ एवरी फादर एंड मदर विल डू जिम ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, किसी को डायबिटीज नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो एल्डर के लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जाओ जिम जाओ, शर्माओ मत, ये मत सोचो कि ये बच्चे क्या बोलेंगे कि मैं जिम जा रहा हूँ, इस एज में जा रहा हूँ, नहीं, आप जिम जाओ, दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू इन योर लाइफ। बट सोशल स्टिग्मा इतना ज्यादा हो जाता है कि पीपल डोंट, वही अवॉइड करना है हमें। अगर हम हर चीज को अडेप्ट कर रहे हैं, अगर आप अभी देखो हमारे पेरेंट्स को, पहले के टाइम में सूट और साड़ी पहनते थे, सिर्फ जीन्स पहन रहे हैं ना, कॉर्ड सेट पहन रहे हैं ना, जब इन चीजों को हम अडेप्ट कर सकते हैं तो क्या हम जिम को अडेप्ट नहीं कर सकते? हम हर चीज में कंपेयर कर रहे हैं कि फॉरेनर्स ये कर रहे हैं, फॉरेनर्स वो कर रहे हैं, फॉरेनर्स रोज एक्सरसाइज करते हैं और पता नहीं कितने कितने किलोमीटर्स चलते हैं, हम क्यों नहीं चल सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? हमें करना है और करेंगे। थैंक यू मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप सबने ये पॉडकास्ट देखा और आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत सारी चीज़ें अबाउट लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग। तो जिसे भी कोई भी इंक्वायरी करनी है, कुछ भी पूछना है, तो नीचे नंबर या ईमेल एड्रेस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।